हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर और आज हम बात करेंगे कि ऑटिज़म एज के साथ कैसे चेंज होता है। बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, इवन मुझे भी बहुत इस चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि मतलब वो आगे जाके मेरा बेटा बड़ा होके उसका कैसा फ्यूचर होगा, उसका जो ऑटिज़म है वो कैसे चेंज होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये एक्चुअली सबको क्यूरियोसिटी है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको अपने बेटे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या देखा है। मेरा बेटा 9 इयर्स का है, तो 9 इयर्स की एज तक उसका जो ऑटिज़म डिसऑर्डर है वो कैसे कैसे चेंज हुआ और उसमें से मैंने क्या सीखा। तो गाइज़, बहुत से लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि अर्नब के ओल्ड वीडियोस डालो, वो 2-3 इयर्स की एज में कैसा था और अभी कैसा है। तो अभी जैसा है वो तो आप लोग देख रहे हो, वीडियोस मैं उसके डालती रहती हूँ, लेकिन इस चीज़ का आइडिया मैं ज़रूर दूंगी कि वो अर्ली स्टेज में कैसा था, 2 या 3 इयर्स की एज में कैसा था। गाइज़, जैसे आप लोग कंप्लेंट करते हो कि मेरा बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है, अपनी ही दुनिया में रहता है, बहुत एग्रेशन करता है, हम लोग उसको कुछ भी सिखा नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी गाइज़ कि उस एज में मेरा हाल भी आप ही के जैसे था। अर्नब सेम टू सेम वैसा ही था। उसके साथ कुछ भी काम करना या उसको कुछ भी समझा पाना या कोई भी एक्टिविटीज़ उससे करवाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम तो होता ही है इन बच्चों में, जैसे मेरे बच्चे में है, स्लो लर्नर है वो, लेकिन बिहेवियरल इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं। अर्नब ऑटिज़म के साथ साथ अर्नब को हाइपर एक्टिविटी का भी बहुत प्रॉब्लम था। पूरा दिन भागते रहना है। हाइपर एक्टिविटी से उसका कंसंट्रेशन गेट करना, फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से उसको लर्निंग करवाना और भी मुश्किल हो जाता था। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब ऑटिज़म स्टार्टिंग की स्टेज में होता है, जैसे 2 या 3 या 4 इयर्स की एज में जैसे होता है, तो ये मैं आप लोगों को श्योर करती हूँ कि ये हमेशा वैसे नहीं रहता है। होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में ऑटिज़म डिटेक्ट होता है 2 या 3 इयर्स की एज में, तो सिम्टम्स जो होते हैं वो अपने वो बोलते हैं ना कि चरम सीमा पर होते हैं। उनके ऊपर आपने थोड़ा भी काम नहीं किया होता है तो वो बच्चे के ऊपर पूरा इफ़ेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये ऑटिज़म डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और आप अपने बच्चे को एक ऐसे रूप में देखते हो, उसका एग्रेशन देख के एक ऐसे फ्रस्ट्रेशन में जाते हो जिसमें सच में सबको डर लगता है। और मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फ्रस्ट्रेशन में रहती थी कि क्या ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। तो इसका एक आपको मैं पूरा श्योर आंसर मैं करती हूँ कि नहीं, आपका बच्चा हमेशा वैसा नहीं रहेगा। ऑटिज़म के जो सिम्टम हैं वो एज के साथ इम्प्रूव होते हैं। इम्प्रूव होने का मतलब है उनके जो बिहेवियरल सिम्टम हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव होते हैं। अर्नब को उस वक्त कमांड फॉलो करवाना बहुत मुश्किल होता था, आज इजी है मेरे लिए। उसको एक जगह पे बिठाना भी मुश्किल होता था, आज मेरे लिए इजी है वो चीज़। उस वक्त अर्नब किसी को नहीं सुनता था, किसी को रिस्पॉन्स नहीं करता था, लेकिन आज वो ट्राई करता है इस चीज़ को। तो अगर मैं उस जर्नी को देखूं तो मैं आपको एश्योर कर सकती हूं कि डेफिनेटली आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जैसे आपका बच्चा किसी का 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है या 4 इयर्स का है, तो आपको पेशेंस रखना होगा। उस एज में प्रॉब्लम आपको होगा ही होगा, लेकिन जैसे ही आप 5 इयर्स के बाद आगे बढ़ने लगेंगे तो आप अपने आप उसमें वो इम्प्रूवमेंट देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ओटी स्टार्ट करते हो, सेंसरी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हो, उस वजह से, और आप भी अवेयर होने लगते हो इस डिसऑर्डर के बारे में, आप अपने बच्चे के साथ काम करने लगते हो। तो जैसे ही आप ऑटिज़म के बारे में अवेयर होते हो, आपको नॉलेज होता है, आप ट्राई करते हो, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये अपने आप इम्प्रूव होने लगते हैं। और जब ये सिम्टम्स इम्प्रूव होने लगते हैं तो जो बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है,
वो इम्प्रूव होने लगता है, लॉस्टिंग ख़त्म होने लगती है, आई कांटेक्ट आता है। बच्चा धीरे धीरे जो पहले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व नहीं करता था, अब वो उस एनवायरनमेंट को थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करने लगता है। अपनी लॉस्टिंग की दुनिया से निकल कर वो हमारी दुनिया में झांकना शुरू कर देता है। तो इस वजह से वो बिहेवियर सिम्टम कम होने लगते हैं और बच्चा आपको ज़्यादा कोऑपरेशन देने लगता है और आपको भी इजी होता है बच्चे के बिहेवियर को चैनलाइज करना। तो इस चीज़ में कुछ भी फेक नहीं है गाइस, ये चीज़ मैंने अपने बच्चे में देखी है और आई एम श्योर आप में से बहुत से पेरेंट्स जिनके बच्चे मेरे बच्चे की एज में है, 9 ईयर्स है या इससे ज़्यादा हैं, सब ने देखा होगा कि कम से कम उस सिचुएशन में तो ज़रूर डिफरेंस है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था और अब जो हमारे पास सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले अर्नब को अगर कोई भी कुछ बोलता था तो वो ध्यान नहीं देता था। अभी भी उस वक्त तो मतलब वो लॉस्टिंग वो सब कुछ सिम्टम रहते थे। लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम आज भी है, लेकिन आज वो कैसे रिएक्ट करता है अगर कोई अननोन पर्सन उसको बोलता है। तो गाइस, आज वो अगर कोई अननोन पर्सन उससे कुछ बोलता है तो वो अगर उसको आंसर पता है तो वो आंसर देगा। लैंग्वेज बहुत वीक है, इस वजह से अगर उसको आंसर पता नहीं है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला मुझसे क्या पूछ रहा है, तो इमीडिएटली वो मेरे पास आता है। वो मुझे बोलेगा कि मम्मी अंकल है, मुझे इन्फॉर्म करेगा कि हाँ कोई ना कोई तो है जो मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जस्ट यही बोलेगा मम्मी अंकल है। तो एक बार मतलब मैं घर में थी, हम दोनों घर में थे, तो विंडो से बाहर से कोई अंकल उसको ऐसे हेलो हाय बोल रहे होंगे, तो वो इमीडिएटली मेरे पास बेडरूम में आया और मुझसे बोला मम्मी अंकल है। तो मुझे लगा कि वो ऐसे ही बोल रहा है। कभी बार ये बच्चे ऐसे भी तो बक बक करते हैं तो समझ में नहीं आता है। बट थोड़ी देर के बाद जब मैंने बाहर देखा तो वाकई में वो भैया बाहर उसको बोल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा जाके कि आप उससे कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं उसके साथ हेलो हाय कर रहा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने उसको इग्नोर करने के बजाय उसने वो फीडबैक मुझे दिया। अब क्या होता है गाइस, जब उसको समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन, अगर वो किसी पर्सन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो इंटरेक्शन करते करते वो अपनी आइज़ मेरी तरफ घुमाता है कि हाँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए और मुझे क्या बोलना चाहिए, तो वो मेरी तरफ देखता है। तो मतलब उसका जो डिसेबिलिटी का जो लेवल है, उसका जो स्पीच का प्रॉब्लम है वो है, लेकिन पहले जो सिम्टम की वजह से वो पूरी तरह से ही इग्नोर कर देता था कि मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं करता था थोड़ा भी। आज वो इस चीज़ को समझता है कि हाँ मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए, भले ही मैं किसी की हेल्प लूँ। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि हम बच्चे को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि वो समझ सके कि मैं अपने जो पेरेंट्स हैं या मेरे गार्डियन हैं उनकी हेल्प लेके मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ये जो फीलिंग है, ये जो बिलीव है, ये आपको अपने बच्चे के दिमाग में बिठाना है। समझ रहे हैं ना? ताकि वो फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन के बजाय वो हमेशा उन चीज़ों का सल्यूशन ढूंढने का कोशिश करे। ये मैं बात आपको शायद बहुत सारे वीडियोस में ये बोल चुकी हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है, अपने बच्चे के साथ इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ जब मेरी एज का बच्चा जो मेरा 9 इयर्स का बेटा है, उस एज में जब आपका बच्चा जाएगा तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि आप समझने लगते हो कि आपका बच्चा इस चीज़ को समझ रहा है कि वो बाकी बच्चों से अलग है। उसको समझ में आने लगता है कि मुझ में काफ़ी सारी कमियां हैं, मैं काफ़ी सारे काम नहीं कर पाता हूं जो नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं। तो ये जो फीलिंग है ऑब्वियसली एज ए मदर, एज ए फादर आपको अंदर से हिला देती है। और आई थिंक आप सब लोग जिनके बच्चे बड़े हैं वो मुझसे एग्री होंगे। कमेंट में भी एक दिन किसी ने लिखा था ये चीज़, तो मुझे समझ में आया कि नहीं मैं नहीं हूँ, बाकी लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो आप सोचिए उस वक्त उस बच्चे की क्या स्टेज होती है जब वो ग्राउंड में खेलने जाता है, उसका मन खेलने का करता है दूसरे बच्चों के बीच में, लेकिन वो उनके बीच में इंटरेस्ट लेना चाहता है। बट नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो भी मासूम होते हैं गाइस, उनको भी अगर कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो वो खेलेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे, उनका कोई गलती नहीं है गाइस।
लेकिन हमारे बच्चों का क्या, वो उस फीलिंग को लेना चाहते हैं जो हम सब ने अपने फ्रेंड्स के साथ लिया है, जो हम सब ने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो वहाँ से सडनली मैंने 8 या 9 ईयर्स की जब मेरा बच्चा आया तो मैंने ये सब चीज़ें महसूस करना स्टार्ट की और उसका थोड़ा सा एग्रेशन लेवल बढ़ने लगा। जब उसको वो फीलिंग्स नहीं मिल रही हैं जो वो चाहता है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया। मुझे एक बोलते हैं कि एक सहानुभूति सी, तो मैं उसके दिमाग से ये सब कुछ निकालना चाहती थी कि नहीं, ये ऐसा मत सोचो, क्योंकि जितना वो ऐसा सोचता रहेगा उसका कॉन्फिडेंस उतना लूज़ होता जाएगा, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा और ज़्यादा एग्रेशन में जाएगा गाइस, और उस स्टेज से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जो आप क्वेश्चन पूछते हो कि अडल्ट होने पर ये बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, तो गाइस ये 50% तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनकी मेंटल डिसेबिलिटीज़ कितनी अफेक्ट हुई हैं ऑटिज़म की वजह से, और 50% इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनको जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है, जो फैमिली का सपोर्ट है, जो समाज का सपोर्ट है, वो कितना मिल रहा है। आप अपने बच्चे के जो इमोशंस हैं, जो उसको अडल्टहुड में जब वो प्रॉब्लम को फेस करता है समाज में, अपने आप का कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ करता है, उस कंपैरिजन को हैंडल करने में आप कैसे उन बच्चों को हेल्प करते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका अडल्टहुड कैसा होगा। तो अब ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं नॉलेज पहले से गेट किया था गाइस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओनली नॉलेज ही हमारी हेल्प करता है ऑटिज़म डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं पहले से जानती थी इस चीज़ को कि अर्नब में ये जो एग्रेशन इमीडिएटली सडनली बढ़ने लगा है, ये किस चीज़ की वजह से आ रहा है। तो मैंने उसको बहुत ही इमोशनली प्यार से हैंडल करना स्टार्ट किया, उसका कॉन्फिडेंस मैंने रेज़ किया, उसको हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए मोटिवेट किया। जब भी उसने एग्रेशन शो किया, मैं हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसी वजह से ऐसा बिहेवियर आता है। और हम हस्बैंड वाइफ का एक्चुअली अभी जो माइंड है, हम लोगों ने इस तरह से ही ट्रेंड कर लिया है कि हम हर वक्त उसको काम करने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी एग्रेशन में है या इमीडिएटली अभी हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं कि उसको प्रॉब्लम किस वजह से होता है। 9 ईयर्स का है तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि उसको क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, किस चीज़ से प्रॉब्लम होता है, किस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझते हैं और उसको पूरा मोटिवेट करते हैं। और दूसरी बात, उसके साथ हम हमेशा उसको वो फीलिंग देने की ट्राई करते हैं जो हम लोगों को बचपन में हमारे फ्रेंड्स के साथ आती थी। ऑब्वियसली वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकता है, नहीं खेल पाता है, लेकिन हम उसे वो फीलिंग देते हैं, उसके साथ खेल के जैसे वो खेलना चाहता है बिल्कुल उसी की तरह इमिटेट करते हैं। उसको हर दिन हम लोग वो टाइम देते हैं जहाँ पे उसकी वो जो फीलिंग है वो सेटिस्फाई हो जाए। उस जैसा वो चाहता है हम लोग वैसे उसके साथ खेलते हैं। अगर उसको जंप करना है तो हम जंप करते हैं, अगर उसको ज़ोर से नॉइस करना है तो थोड़ी देर के लिए हम वो भी करते हैं। तो जैसे वो बोलता है हम लोग वैसे करते हैं। और वो टाइम उसके लिए आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि वो टाइम उसके लिए जस्ट एक गिफ्ट के बराबर हो जाता है। वो बहुत ही इंजॉय करता है उस चीज़ को, और उस टाइम को देखकर मुझे भी सुकून मिलता है कि मेरा बच्चा भी लाइफ को इंजॉय कर रहा है। आपने भी देखा होगा, बॉल का मैंने एक वीडियो डाला था, तो बीच बीच में उन एक्टिविटीज़ में हम लोग थोड़ा सा लर्निंग भी इनकलकेट करते हैं। टेबल्स उसमें वो सीख रहा था। तो ऐसे ही हम लोग, ये हर रोज़ आपको टाइम निकालना है। जैसे हर नॉर्मल बच्चे का टाइम रहता है, वो अपने बच्चों फ्रेंड्स के साथ खेलता है, एंजॉय करता है। वो एक्चुअली इस एज में जो फ्रेंड के साथ खेलना होता है उससे बड़ा एंजॉय कुछ नहीं होता है गाइस। आपको अपने बच्चे के साथ दोनों हस्बैंड वाइफ को मिल के खेलना है, उसको वो फीलिंग देनी है, उसको वो एंजॉय देना है, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके, उसको वो कमी महसूस ना हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से काम करती है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अब रही कि अडल्टहुड में क्या होता है, तो गाइस ये देखा गया है, रिसर्च अभी बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर
ऑटिज़म के ऊपर चल रही हैं और मुझे तो इतना बिलीव है कि नेक्स्ट 2 या 3 इयर्स में कुछ ना कुछ हेल्पफुल एड हम लोगों को ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का। तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है अभी इस डायरेक्शन में, सब रिसर्च हो रही है। इवन 3 से 4 रिसर्च में तो मैंने पार्ट लिया है। जब भी हम लोग साइकेट्रिस्ट में जाते हैं तो वहाँ रिसर्च पेपर पे क्वेश्चनेयर होता है, वो फिलअप करने होते हैं। एज ए ऑटिस्टिक पेरेंट्स आपका क्या एक्सपीरियंस है या आपका बच्चा अभी कितना चेंज हुआ है, वो सब हम लोग फिलअप करते हैं। फिर वो रिसर्च में जाता है डाटा, तो वहाँ पे एनालाइज होता है कि कैसे ये चेंज कर रहे हैं बच्चे। तो होता क्या है कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनमें जो ऑटिज़म के सिम्टम है, लॉस्टिंग आई कांटेक्ट या फिर सोशलाइज ना होना, ये सब सिम्टम जो हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं गाइस। एक्सेप्ट कि जो मेंटल डिसेबिलिटीज़ रहती हैं, जैसे लैंग्वेज स्किल का जो डिले है या फिर IQ जो अफेक्ट हुआ है, स्लो लर्नर रहते हैं जैसे मेरा बेटा है, वो डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो कंटिन्यूस होती हैं क्योंकि वो ब्रेन की वजह से हैं और ब्रेन में डिफेक्ट की वजह से वो डिसेबिलिटीज़ हैं। उन डिसेबिलिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज सिम्टम्स काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मेरा बेटा अभी उन डिसेबिलिटीज़ के साथ ही हम लोग जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हीं डिसेबिलिटी की वजह से उसको प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज जो उसका बिहेवियर है वो थोड़ा थोड़ा काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया है, आइडिया उसको लगने लगा है कि कैसे बिहेव मतलब थोड़ा करते हैं और कैसे हम लोगों को रिस्पांस देना चाहिए। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे अपने पेरेंट्स का हेल्प लेना है। ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी, इनका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। आप लोग कमेंट करते हो मेरा बेटा 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, बिल्कुल सुनता नहीं है, अपनी ही एज में रहता है। नो, ऐसा आगे जाके ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको OT, सेंसरी इंटीग्रेशन सब कंटिन्यूस रखना है। डेफिनेटली उसके इफ़ेक्ट आते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप लोग कंटिन्यूसली वर्किंग कीजिए, ये चीज़ ज़रूर सॉर्ट आउट हो जाती है आगे। तो अडल्टहुड में जाके कुछ नए चैलेंज रेज होते हैं गाइस। ये भी कंपैरिजन करने लगते हैं दूसरे बच्चों के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा इमोशनली और थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है ताकि ये फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेज में ना जाएं। आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? वो जो बोलते हैं कि क्या ऑटिज़म एज के साथ और भी बुरा होता है, तो वो उन केसेस में होता है गाइस जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे को वो सपोर्ट, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है जो उसको चाहिए। तो ये चीज़ डेफिनेटली मैं बार बार बोलूँगी, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये मान के मत चलो कि इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इनको समझाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसे डील करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। इनके इमोशन जब भी एग्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, आपको उन्हें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है, बिल्कुल प्यार से। उन जस्ट लाइक नॉर्मल बच्चे की तरह इनका भी कॉन्फिडेंस आपको नीचे नहीं आने देना है। कॉन्फिडेंस को कंटिन्यूस बिल्डअप करते रहना है। तभी तो कहते हैं कि ऑटिज़म में जो मोटिवेशन है और जो रीइंफोर्समेंट है, बच्चे को मतलब मोटिवेट करना जो है, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है बच्चे के लिए। ये चीज़ भी मैंने 9 इयर्स तक मेरा बेटा आया है, यहाँ तक आते आते ये चीज़ भी मैंने अच्छे से ऑब्ज़र्व की है कि डेफिनेटली इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस रेज होने लगता है तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है एक्टिविटीज़ में और वो और भी ज़्यादा कोऑपरेट करता है। तो ये चीज़ का ध्यान आप बहुत अच्छे से रखिए। रीइंफोर्समेंट आपको बहुत अच्छे से थ्रू आउट द लाइफ करना है गाइस। छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो भी आपको रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छे से देना है। प्लस जब भी वो एग्रेशन में आते हैं तो आपको केयरफुली हैंडल करना है। उनका वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। नहीं पता चल रहा है क्या प्रॉब्लम है तो चुपचाप कम से कम रिलैक्स कीजिए। उस टाइम पे उनको थोड़ा सा फेवरेट चीज़ दे दीजिए। होता क्या है गाइस, एग्रेशन का फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा रहेगा, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे, तो डेफिनेटली ऑटिज़म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आगे जाके आपको अडल्टहुड में उसको हैंडल करने के लिए। क्योंकि जब तक छोटा है आप समहाउ बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको बाहर नहीं ले जाएंगे आप, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन अडल्टहुड में क्या करोगे आप? तब आप बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
फिज़िकली वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं फिर। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अडल्टहुड तक आते आते आप बच्चे को इस लेवल पर ले आएँ कि वो आपकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दे, आपको कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दे। ये लेवल आपको अडल्टहुड पे आने से पहले 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 अचीव करना है। और ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये इजी है। जस्ट सबसे पहले आपको अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना एग्रेशन अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप बच्चे का भी कंट्रोल कर लोगे। जितना फ्रिक्वेंसी कम होते जाएगा, 8-9 ईयर्स के एज में आप जाके देखोगे जब वो एग्रेशन करना, बहुत सीरियस एग्रेशन आने लगता है, जब उस एग्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी है उसको आप कम 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 करते चले जाएंगे तो बच्चा फिर धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और उसको वो जो चेंज उसमें आया है, वो जो इमीडिएटली उसने चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और उसको जो डिफ़िकल्टीज़ महसूस होने लगी उस वजह से जो एग्रेशन उसमें आने लगा है, उस एग्रेशन को आप धीरे धीरे अगर रिलैक्स करने में कामयाब हो जाते हो तो डेफिनेटली वो रिवार्ड मिलता है आपको कि आपका बच्चा समझ जाता है कि मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। और डेफिनेटली उसका जो अडल्टहुड है और जो आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल तरीके से निकल जाएगी। और ये तो आपको पता ही है कि ऑटिज़म के केस में कुछ भी हो सकता है। बहुत से ऑटिज़म बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, किसी फील्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल चिल्ड्रन। तो आप थ्रू आउट द लाइफ ये फाइंड आउट करते रहिए कि मेरा बेटा किस चीज़ में अच्छा है, बजाय ये देखने के कि उसको ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है और किस में अच्छा कर रहा है। गाइस, बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे, यूट्यूब पे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये होप आप मत छोड़िए, कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है। सो कीप ऑन ट्राइंग गाइस, ट्राई कीजिए। और सबसे बड़ा मंत्र है बी पॉजिटिव। कंपैरिजन मत कीजिए नॉर्मल बच्चों के साथ, बी पॉजिटिव, खुश रहिए, अपने बच्चे को भी खुश रखिए, उसको वो सारा माहौल देने की कोशिश कीजिए जो एक नॉर्मल बच्चे को दिया जाता है। तो आपकी लाइफ, आपके बच्चे की लाइफ नॉर्मल तरीके से गुजर सकती है। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। Thank you.